नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आपके लिए बताना है कि इसमें से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए साथियों, स्वर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें बोलने के लिए कम टाइम लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। नंबर आता है दीर्घ स्वर, जिनमें ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं साथियों? प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा कमेंट करके मुझे बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो बड़ा आ यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, ये भी दीर्घ स्वर है। बड़ी ई, ये भी दीर्घ स्वर है क्योंकि दो बड़ा है, ये ज़्यादा टाइम लगता है इसे बोलने में। बड़ू ऊ बोल करके देखिए आप लोग, ऊ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन ओ एम में बोलने में कम टाइम लग रहा है, तो ये हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है। ध्वनियाँ, ठीक है साथियों, अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। एक होती है मौखिक ध्वनि, मौखिक, और दूसरी होती है लिखित ध्वनि। यानी मौखिक ध्वनि उसे कहते हैं जिसे हम बोल करके, अपने विचारों को हम बोल करके दूसरे के लिए बताते हैं या दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो हमारी मूल ध्वनियाँ होती हैं। लिखित, हम अपने विचारों को लिख करके किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो वो हमारी लिखित ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका वी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं। तीन प्रकार के स्वर होते हैं। नंबर एक ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है साथियों, नंबर दो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और नंबर तीन प्लुत स्वर। ठीक है साथियों, ये तीन प्रकार के आपके स्वर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर नंबर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों, अगर दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। नंबर ए अक्षर कहते हैं, नंबर बी स्वर कहते हैं, नंबर सी व्यंजन कहते हैं, या नंबर डी अनुस्वार कहते हैं। कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो साथियों अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है साथियों, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि अधिक वर्णों, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने का लिया, का ये हलंत है। इस हलंत का मतलब होता है कि ये का जो है हमारा आधा बना हुआ है, प्लस मैंने इसमें आ मिला दिया, यानी दो वर्ण मिले, दो वर्ण मिले तो हमारा पूरा एक कंप्लीट का बना जाके, तो ये का हमारा क्या है? व्यंजन है। ठीक है साथियों, तो एक से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द अक्षर बनता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? व्यंजन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट, सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। छोटी ई, बड़ी ई, चा,
छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? क्या कंठ से होता है, क्या मूर्धन्य से होता है, क्या तालव्य से होता है, क्या ओष्ठ से होता है? बताइए साथियों कमेंट कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, यानी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ इनको आप बोल करके देखिए। आपकी जो जीभ होगी वो तालव्य को यानी दांत से थोड़ा ऊपर के हिस्से को टच कर रही होगी। एक बार बोल के देखिए। बिल्कुल। तो उसको हम दांत के ऊपर वाले हिस्से को तालव्य कहते हैं। तो ई, च, छ, ज, झ ये हमारे तालव्य से बोले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगामी को एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या संज्ञा होगा, क्या स्वर होगा, क्या व्यंजन होगा, क्या विसर्ग होगा? बताइए साथियों। यानी दो ऐसा उच्चारण जिसका स्वतंत्र होता है और व्यंजन के सहायक में होते हैं बोलने के लिए, तो इन्हें क्या कहते हैं? बताइए। देखिए, अब मैंने बोला छोटा आ, ठीक है साथियों, ई बोली, ऊ बोला, ए बोला, ऐ बोला। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे व्यंजन की आवश्यकता नहीं हो रही है। ठीक है साथियों, लेकिन ऐसे ही मैं अगर आपसे कह दूं कि बोल दिया जाए गा बोल दिया जाए, तो गा में क्या है? गा दो अक्षर से मिलकर बना है। नंबर 1 गा यानी हलंत प्लस आ। तो ये वाला इसके बोलने में सहायता कर रहा है यानी सहायक है। तो ये हमारा क्या है? स्वर है। यानी कि जो किसी की सहायता से ना बोले जाएं, जो अपने आप में स्वतंत्र हों, उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? स्वर कहते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर के क्या होंगे? बताइए साथियों। ई क्या है? छोटा ई है हमारा हर्ष स्वर, यानी कि हर्ष स्वर है ये। ठीक है साथियों। ए क्या है हमारा? ये भी हर्ष स्वर में आता है। ऐ भी हमारा हर्ष स्वर में आता है। लेकिन हमसे पूछा है, सॉरी, ई ये वाला, सॉरी, ठीक है साथियों, हाँ, बड़ा ई ये हमारा दीर्घ स्वर में आता है क्योंकि ये भी बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है। ए ये भी हमारा 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तो ये भी हमारा दीर्घ स्वर है। और ऐ भी हमारा दीर्घ स्वर है, यानी इसे बोलने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसमें से हमसे पूछा है कि दीर्घ स्वर नहीं है। तो ई, छोटी ई बोलने में कम टाइम लगता है। तो ए जो है हमारा क्या हो गया? हर्ष स्वर हो गया। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यानी अंतस्थ व्यंजन आपको बताने हैं। ठीक है, एक होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन आगे क्वेश्चन है वो आपको पता चलेगा। उसमें ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इसमें हम अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे वो या, रा, ला और वाह होता है। या, रा, ला और वाह। लेकिन हमसे पूछा है क्या गा अंतस्थ व्यंजन है, क्या जा अंतस्थ व्यंजन है, क्या वाह अंतस्थ व्यंजन है, क्या सा अंतस्थ व्यंजन है? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो इसमें से चारों में से देखिए कि इस ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। तो वाह दिया हुआ है, तो वाह सी ऑप्शन पे है, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? यानी कि लिपियों का मतलब है कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। आप कुल
वर्ण बताने हैं। ये तो जनरली क्वेश्चंस है, सभी को पता होना चाहिए, फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने होते हैं? 52 लिपियाँ होती हैं। ठीक है साथियों, कितनी? 52। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया साथियों कि ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो ए, इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी स ह, ये हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? क्या स्पर्श व्यंजन कहते हैं? क्या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं? क्या ऊष्म व्यंजन कहते हैं? क्या इनमें से कोई नहीं होते? बताइए साथियों। देखिए, स्पर्श व्यंजन जो आपके होते हैं टोटल 25 होते हैं। ठीक है साथियों, यानी क से लेकर माँ तक। कहाँ तक? का से लेकर माँ तक होते हैं। ठीक है साथियों, अंतस्थ व्यंजन मैंने अभी आपको बताए 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक है साथियों, ऊष्म व्यंजन। ठीक है साथियों, ऊष्म व्यंजन मैंने अभी आपको बताए सा और हा। ठीक है साथियों, हमसे क्या पूछा है? या, रा, ला, वा कौन सा व्यंजन होता है? तो मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शंस हो जाएगा, यानी या, रा, ला, वा हमारे कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? अभी मैंने आपको बताए थे ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, बताइए कमेंट करके जल्दी। गुड गुड, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हाँ, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो हो जाए, सॉरी साथियों यहाँ पे हो जाए होगा, यानी हो जाए, तो वह क्या कहलाता है? यानी द्वित्व का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्वित्व का मतलब क्या होता है। तो द्वित्व का मतलब होता है कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ण है, उसका रिपीटेशन हो जाए। यानी जैसे मैंने कहा दिल्ली, दिल्ली, यानी दिल्ली में ला क्या आ गया? डबल बार आ गया, यानी 2 बार आ गया। ठीक है, तो ये द्वित्व हो गया। या बच्चा, बच्चा, चा क्या आ गया? डबल बार आ गया, तो ये क्या हो गया? हमारे द्वित्व व्यंजन हो गए साथियों। कौन से व्यंजन हो गए? द्वित्व व्यंजन हो गए, यानी कि युग्मक ध्वनियाँ, यानी द्वित्व व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करते हैं? अनुस्वार क्या क्या होते हैं? अब आपको ये बताना है अनुस्वार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम वर्णों की बात करते हैं, का, ख, ग, घ और अ। ठीक है साथियों, फिर चा, छ, फिर जा, फिर झा, फिर उसके बाद उआ। ठीक है साथियों, फिर टा, ठा, ड, ढ, फिर अड़ा। ठीक है साथियों, सॉरी लिखने में अभी नहीं हो पा रहा है, ता, था, द, ध, फिर उसके बाद आता है ना। ठीक है साथियों, तो इसमें हमसे ये पूछा है कि अनुस्वार किसका कार्य करते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं? जो नाक और मुंह से मिलके बोले जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो हमारे जो लास्ट का है, जैसे इसमें अड़ा है, उआ है, ठीक है साथियों, और इसमें ना है, माँ है, तो ये हमारे क्या हैं? ये पंचम स्वर हैं, पंचम वर्ण आते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये हमारे अनुस्वार का कार्य करते हैं, लास्ट वाले, यानी का से लेके माँ में जो आते हैं लास्ट में, उन्हीं को हम पंचम वर्ण कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम अनुस्वार कहते हैं। तो ये हमारा जो अनुस्वार है वो पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ए, अय वर्ण क्या कहलाते हैं? यानी ए और अय हमसे पूछा है कि नासिक कहलाते हैं, यानी कि इन्हें किससे बोला जाता है? नासिक द्वारा बोला जाता है, कि मूर्धन्य द्वारा बोला जाता है, कि ओष्ठ द्वारा बोला जाता है, कि कंठ या तालव्य द्वारा बोला जाता है? बताइए, एक बार कमेंट कीजिए। गुड,
यानी ये जो हमारे वर्ड हैं, देखिए बोल के देखिए, ए, ऐ, यानी जो ए और ऐ जो की आवाज़ निकल रही है वो हमारे कंठ से होते हुए, और जो जीभ है वो हवा में तालब को टच कर रही है। तो इसलिए ये हमारे वर्ड क्या हैं, कंठ और तालब्य हैं। साथियों क्या हैं, कंठ और तालब्य हैं, यानी कंठ और तालब के द्वारा बोले जा रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कंठ और तालब्य कहेंगे। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? क्या वर्ण कहते हैं, क्या स्वर कहते हैं, क्या व्यंजन कहते हैं, क्या मात्रा कहते हैं? बताइए साथियों। यानी ऐसी छोटी सी छोटी ध्वनि बतानी है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मैंने ले लिया पा, तो ये क्या है, पा प्लस आ से मिलकर बना है, मैंने तो इसके टुकड़े कर दिए। लेकिन ऐसी ध्वनि बतानी है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो ऐसे कौन से हैं? ऐसे आ है, जैसे मैंने ले लिया आ, ठीक है साथियों, ई ले ली, ठीक है साथियों, ऊ ले लिया, ठीक है साथियों। तो इनकी हम क्या कर सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते, आ को तोड़ नहीं सकते, ई को भी नहीं तोड़ सकते, ऊ को भी नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, बताइए, कमेंट कीजिए। ऐसे शब्दों को हम न स्वर कहते हैं, न व्यंजन कहते हैं, न मात्रा कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपके लिए बताया था, बताइए साथियों, क्या कहते हैं? क्या दंत कहते हैं, क्या नासिक कहते हैं, क्या मूर्धन्य कहते हैं, क्या अनुस्वार कहते हैं? देखिए साथियों, अनुस्वार मैंने आपको अभी बताया था, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं जो नाक और मुंह के द्वारा बोला जाए। ठीक है, मूर्धन्य किसे कहते हैं? जो हमारे दांत के ऊपर हिस्से से बिल्कुल ऊपर है, जो आगे तलवा के नीचे है, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है साथियों, नासिक जो नाक द्वारा बोले जाते हैं उन्हें नासिक, और दंत यानी जो दांतों पर जीभ लगने से जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम दंत व्यंजन कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर डे आपके लिए ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आस किस शब्द से है? यानी हमने कोई भी वस्तु ले ली और उसको व्यवहार में लाए हैं, तो हम क्या कहेंगे? क्या उसे उपयोग करना कहेंगे, क्या अनुप्रयोग करना कहेंगे, क्या प्रयोग करना कहेंगे, क्या सदुपयोग करना कहेंगे? बताइए साथियों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोग करना हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को व्यवहार में लाना है तो उसे हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? यानी हमें शुद्ध वर्ड छांटना है। देखिए, शुद्ध और अशुद्ध वर्ड छांटने के लिए बहुत पूछता है, सी टैट में, यूपी टैट, सुपर टैट, ठीक है, जितने भी टैट हैं हमारे, उनमें सब में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसीलिए ध्यान से आपको करना है, क्या आरोग्य सही है, क्या ईसाई सही है, क्या ऊर्जस्वी सही है, क्या आतुसुक्य सही है। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इस वर्ड को जरूर ध्यान से देखना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, क्या देखा, अशुद्धि देखा, तो अशुद्ध वाले छांटने लगे और उन्होंने टिक कर दिया। तो ये मेथड हमारा गलत है। ठीक है साथियों, क्या करना है हमें, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहा है कि नहीं, हमसे पूछा है नहीं, तो हमसे अशुद्धि नहीं है, यानी शुद्ध पूछा है। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा, ऊर्जस्वी, यानी ऊर्जस्वी आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? यानी कि तद्धित प्रत्यय कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं, संस्कृत प्रत्यय कहते हैं, या अन्य प्रत्यय कहते हैं।
जिन मेरे भाइयों को संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों का और प्रत्ययों के बारे में नहीं पता है, मैं उसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी कि तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। यानी अब ये क्वेश्चन है आपका समास टॉपिक से, तो आपको बताना है इसमें कौन सा समास होगा। ठीक है साथियों, बताइए। देखिए, द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों पद प्रधान का मतलब जैसे माता और पिता। ठीक है, द्वंद्व समास पहचानने की ट्रिक क्या है, योजक चिन्ह होगा और अपोजिट वर्ड होंगे, यानी कि सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, तो ये हमारे क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में कोई तृतीय पद प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, यानी नीला है जिसका कंठ, भगवान शिव, चक्रपाणि यानी चक्र को धारण करने वाले, यानी भगवान विष्णु। ठीक है साथियों, तो ये हमारे क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है साथियों, अब मैं बात करता हूँ द्विगु समास की। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जैसे त्रिरत्न, त्रिरत्न, चारपाई, चार आ रहा है, तिर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, द्विगु समास हैं। और तत्पुरुष समास क्या होता है साथियों, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, पहला पद गौड़ हो और उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। समास की भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा साथियों। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपके लिए हर टॉपिक कराऊंगा। तो तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास में ही उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या विकारी सर्वनाम कहते हैं, क्या अविकारी सर्वनाम कहते हैं, क्या संयुक्त सर्वनाम क्या कहते हैं, क्या संबंधात्मक सर्वनाम कहते हैं, बताइए। यानी जो दो शब्दों के मेल से बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कोई भी अगर मेल होगा किसी का तो क्या होगा, संयुक्त बनेगा, यानी कि इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, बताइए साथियों, आंसर दीजिए। ठीक है, यानी कि अब मैं आपको बात करता हूँ अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे जैसे दौड़ना, खाना, पी सॉरी सोना, रोना, इसमें कोई कर्म थोड़ी होता है, तो ये क्या होती हैं, हमारी अकर्मक क्रिया होती हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती हैं, जिनमें कर्म होता है, जिनमें कर्म होता है, यानी जिनके साथ कर्म होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना। ठीक है साथियों, लिखना होता है, पढ़ना होता है, तो ये हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया है। यानी जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इनको मैं पहचानने की एक ट्रिक बता दूंगा आपको साथियों, बहुत ही आसानी से आप इन अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचान जाएंगे और इनसे भरमार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। तो संबंधवाची आपसे पूछा है, तो संबंधवाची कौन सा होगा, दैवीय, यानी कि जो दो किसी दूसरे से मिलकर बना है तो वो हमारा क्या होता है, संबंधवाची होता है। तो दैवीय हमारा क्या हो जाएगा, संबंधवाची हो जाएगा। इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी क्रिया किस टाइम हो रही है या किस टाइम हुई थी, उसका हमें टाइम पता चले तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या पक्ष कहते हैं, क्या काल कहते हैं, क्या भूतकाल कहते हैं, क्या वाच्य कहते हैं? बताइए साथियों, कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी कि हमें टाइम का पता चलता है। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक भूतकाल, भूतकाल, नंबर दूसरा वर्तमान काल, वर्तमान काल, नंबर तीसरा भविष्यकाल। भविष्यकाल, भूतकाल यानी जो हमारा काम हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, यानी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये वर्तमान काल है। और भविष्य काल क्या होता है? भविष्य काल जो आगे काम होगा, तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में भी आ रहा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। यानी वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनके परस्पर जो सामंजस्य बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या पदक्रम कहते हैं, क्या अन्वय कहते हैं, क्या उद्देश्य कहते हैं, क्या विधेय कहते हैं? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए। उसे हम क्या कहते हैं साथियों? अन्वय कहते हैं। यानी 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वीर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? यानी कि जो शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है वो आपको बताना है। क्या उत्क्षिप्त नहीं है, क्या पार्श्विक नहीं है, क्या सघोष नहीं है, क्या ऊष्म नहीं है? बताइए साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी सघोष, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यानी व्युत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर यानी बी नंबर हो जाएगा। 3 संज्ञा कितने भेद की होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण जो समान अधिकरण होता है वो किस अव्यय का भेद होता है? ये समुच्चय बोधक का भेद होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपके लिए। देखिए, अगर कोई भी शब्द बोल करके देखिए, अगर उसमें फीमेल साउंड आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग होगा, अगर मेल साउंड आ रहा है तो वो पुल्लिंग होगा। जैसे मैं जा रहा हूँ, या दीमक लग गई, रात हो गई, वर्षा हो रही है, क्या आप बोलते हैं दीमक लग गया, क्या रात हो गया? नहीं ना। लेकिन विधुर, विधुर किसे कहते हैं? जिसकी पत्नी मर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मुझे कमेंट करके, इस वीडियो में 30 ही क्वेश्चन थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, जिससे कि मैं डेली आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहे और आगामी एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले। नमस्कार साथियों।